समय से पहले बाल झड़ना, टूटना, गंजापन, डेंड्रफ आदि समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं। तरह तरह के शैम्पू और तेल लगाते हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पर क्या उन्हें छुटकारा मिलता है? इस समस्या पर बात करते हैं डॉक्टर शाजिया से। शाजिया जी, एक तो सबसे पहले ये बताइए, जिससे कि लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, कि हेयर लॉस के सबसे बड़े कारण क्या है, कॉमन कॉज क्या है, खासकर यंग एडल्ट्स में। मतलब इतना ज्यादा कॉमन है हेयर लॉस कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि किशोर की आधी ओपीडी भरी होती है हेयर लॉस के पेशेंट से। पहला कारण यह है कि जितना लोग समहाउ अपनी स्किन पर ध्यान देते हैं उतना वो अपने बालों पर ध्यान दे ही नहीं हो रहे होते। आइडियली जो मैं देखती हूँ ओपीडी में कि लोग बालों पर ध्यान तब देना शुरू करते हैं जब वो झड़ना शुरू हो चुके होते हैं। तो जैसे डेली स्किन केयर की बात कर रहे थे, जो कि बहुत बेसिक मिनिमल स्किन केयर भी हो सकती है, इसी तरह एक बेसिक मिनिमल हेयर केयर अगर फॉलो करें जिसमें सिर्फ बालों को साफ रखना, और बालों को साफ करने का मतलब है आपका स्कैल्प, आपका सिर की जड़ साफ होनी चाहिए। एक अच्छा क्लेंजर मतलब एक अच्छा शैम्पू, और उसके बाद एक अच्छा हाइड्रेशन यानी एक अच्छा कंडीशनर या सीरम। अगर इतना ही आदमी यूज कर रहा होता है तो एनीवेज हेयर फॉल की चांसेस कम होती है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में हम देखते हैं। इंडिया में आधे से ज्यादा पेशेंट जो ओपीडी हेयर फॉल के साथ पहुंचते हैं उनके एक्सटर्नल बाहरी कॉजेस नहीं होते, इंटरनल कॉजेस होते हैं। इंटरनल कॉजेस मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कमी होती है चीजों की जिसकी वजह से उनके बाल झड़ना शुरू होते हैं। बट होता क्या है कि जैसे उनके बाल झड़ना शुरू होते हैं वो हाइपर होके फौरन इंटरनेट खोल लेते हैं, अच्छे शैम्पू हम्म। अच्छे सीरम की सर्च में लग जाते हैं और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद कर फिर बाद में हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि ये सब यूज किया तब भी ठीक नहीं हुआ। पहले जब आपके बाल झड़ने शुरू हुए, बीइंग इन इंडिया, आपको सबसे पहले जो कॉमन कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसीज हैं वो पता करनी है कि क्या आपका आयरन नॉर्मल है, क्या आपका विटामिन बी 12 नॉर्मल है, क्या आपका विटामिन D3 नॉर्मल है। ये बेसिक चीजें हैं। क्या आपका थायराइड नॉर्मल है, क्या आपका सीबीसी नॉर्मल है, ये आपके ब्लड टेस्ट से ही पता लगेगा। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो चाहे आप कितनी अच्छी सीरम लगा लें, चाहे आप कितना ही अच्छा शैम्पू लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले आपको एक डॉक्टर के पास पहुंचना है, वो आपके हेयर लॉस का कॉज आइडेंटिफाई करेगा। हेयर लॉस के कॉजेज जो मैंने आपको अभी बताए डेफिशिएंसीज के बाद ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं जो कि बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं। इन कॉजेज में अगर आप शैम्पू या सीरम लगाएंगे उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपको कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर दवाइयां कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ना दे। जब ये सब शुरू हो जाएगा उसके बाद काम आएंगे आपके अच्छे शैम्पूज और सीरम्स कि वो उसको मेंटेन करने में मदद करें। तो पहले अगेन स्किन की तरह फाइंड आउट द कॉज ऑफ हेयर लॉस देन स्टार्ट ट्रीटिंग इट। उल्टा नहीं करना है कि पहले शुरू कर दे। आपने शैम्पू और कंडीशनर की बात की। आजकल मार्केट में बहुत सारे शैम्पू और कंडीशनर उपलब्ध हैं और सभी दावा करते हैं कि ये बाल टूटना रोकते हैं, बाल झड़ना रोकते हैं, बाल को और ज्यादा मजबूत करते हैं, सभी दावा करते हैं। क्या ये मार्केटिंग गिमिक्स है? और हम इससे कैसे बचें? हम कैसे चयन करें कि यही बेस्ट है? देखिए अगेन किशोर जी, बेस्ट लाइक जैसा कि आप शुरू में स्किन केयर के बारे में जब हम बात कर रहे थे आपने कहा था, जो कि बिल्कुल सही कहा था, कि ब्रांड कंपनी और पैकिंग से बेस्ट डिसाइड नहीं हो सकता। बेस्ट डिसाइड होगा उसकी कॉम्पोजिशन से, और क्या वो कॉम्पोजिशन आपकी केस में काम आ रही। तो चाहे एक बहुत अच्छा शैम्पू एक बहुत अच्छी कंपनी का जिसका एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट आ रहा हो, आ, आपके लिए अगर वो सुटेबल नहीं है तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो पहली बात तो यस, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट गिमिक्स हो रखे हैं। मतलब हम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जब हम अपना आज की डेट में इंस्टाग्राम खोलते हैं हम परेशान हो जाते हैं देख देख के कि किस तरीके से सीरम्स और कंडीशनर शैम्पूज की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, और कैसे आम जनता नहीं पागल होगी। कोई भी देख के जिसको नॉलेज नहीं है उसका बाल झड़ रहा होगा वो फौरन देख के इमिडिएटली इन्फ्लुएंस हो जाएगा और उसको खरीदना शुरू कर देगा, उस चैनल को फॉलो करना शुरू कर देगा। बट अगेन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये सीरियस चीजें हैं। अपनी स्किन और हेयर इट्स नॉट समथिंग के कुछ भी ले लिया कुछ भी लगा लिया। फिर मैं ये कहूंगी कि इन चीजों से बचे। कोई चीज अच्छी होगी जरूरी, लेकिन आपके केस में वो अच्छी है या नहीं ये आपको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता। तो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग आप एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन जरूर दें। विज्ञापन के अलावा मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, बालों के साथ प्रयोग करती रहती है। कभी बेसन लगाना, कभी दही लगाना, कभी अंडे लगाना, तरह तरह की चीजें, घरेलू उपाय करती रहती है। क्या इसका कोई फायदा होता है या उल्टा नुकसान होता है? देखिए फायदा
तो जरूर होता होगा। ये देखिए कि हमारे पुराने जमाने में लोगों की स्किन भी बहुत अच्छी होती थी, लोगों के बाल भी बहुत अच्छे होते थे। उस टाइम पे ना ही अच्छी अच्छी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल थी, ना ही इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स एंटी एजिंग बेनिफिट्स वाले आए हुए थे। बट एक कारण उसका ये भी है कि उस टाइम के वातावरण और आज के वातावरण और उस टाइम के मेंटल स्ट्रेस और आज के मेंटल स्ट्रेस में बहुत भारी अंतर है। आज जिस स्ट्रेस से एक नॉर्मल आदमी गुजर रहा है और आज जिस पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक आदमी रह रहा है और जिस क्वालिटी की सब्जियां और फल हम खा रहे हैं, आज में और पुराने जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज की डेट में जो मैं नोटिस कर रही हूँ ओपीडी में, जो ये नेचुरल एजेंट्स है, जैसे कुछ बेसिक एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, दही एक बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है जो लोग लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें साइंटिफिकली अगर हम देखें, उसमें लैक्टिक एसिड है जिसके नोन इफेक्ट्स हैं कि वो एकदम से ग्लो लाता है, स्किन में भी और हेयर में भी लस्टर और शाइन लाता है। सिमिलरली बेसन बहुत ज्यादा अच्छा है लस्टर और शाइन के लिए। सिमिलरली मुल्तानी मिट्टी, काओलिन बहुत अच्छी है ऑयल को कंट्रोल करने के लिए। दीज थिंग्स आर गुड, बट अगेन आदमी ये नहीं समझ पाता है कि किस कंडीशन में मुझे इनको यूज करना है। जी। तो फिर अगेन अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी एक स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह ले लें कि इनमें से कौन से मेरे लिए ठीक। उससे क्या होगा कि उन्हीं चीजों का बेनिफिट आपको बेटर मिल पाएगा। अब जैसे लोग नींबू लगाकर आ जाते हैं फेस पे, नींबू इज सिट्रिक एसिड, अब वो नहीं सूट करता है, बहुत एक्सेसिव एक्सफोलिएशन कर देता है और इतनी एक्सेसिव एक्सफोलिएशन कर देता है कि रेडनेस और इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो नींबू इज नॉट फॉर फेस, इट्स गुड फॉर टैंड एरियाज ऑफ थिक स्किन, जैसे कि एल्बोज, घुटने, एडी। तो ये सारी चीजें अगर नॉलेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो किसी से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट को लेकर क्या मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है? बहुत ज्यादा मिथ्स है जी, मतलब हालत, जब ओपीडी पहुंचते हैं वो खुद ही बताता है कि मेरा ये ट्रीटमेंट कर दीजिए। वो हमसे ये भी नहीं सुनना चाहता है कि क्या मेरे लिए ये ट्रीटमेंट सही है या नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा जैसा कि आपने कहा मिथ्स को लेकर पढ़कर आया होता है। जैसे कि दो बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट्स आज की डेट में हो रही हैं, पीआरपी आपने भी सुना होगा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, या फिर जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर रिच कॉन्सेंट्रेटेड प्लाज्मा, और मीजोथेरेपी। क्या ये ट्रीटमेंट्स अच्छी हैं? बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें आपके ही ब्लड के ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके आपके ही स्कैल्प में इन्फ्यूज करे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे हेयर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। बट क्या वो हर हेयर लॉस के आदमी के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे कंडीशन है जहाँ पे आप पीआरपी कराते रहेंगे, पैसे खर्च करते रहेंगे, बट वो आपके केस में काम नहीं आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, या अगर किसी न्यूट्रिशनल की कमी की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, उसमें पीआरपी भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अब लोग फॉरेन किसी सेंटर पहुंच जाते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ पीआरपी अवेलेबल है, और वो इतने त्रस्त होते हैं कि पीआरपी कराना शुरू कर देते हैं। फिर अगेन घूम फिर के मैं बात ये करूंगी, करें ट्रीटमेंट्स, बट ट्रीटमेंट आपके लिए क्या सही है या क्या नहीं, ये डिसाइड करने से पहले एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। आपने अभी पुराने जमाने की बात की, बाल बहुत अच्छे होते थे, सिल्की होते थे, और तब शैम्पू भी नहीं लगाते थे, कंडीशनर भी नहीं लगाते थे। क्या ये माना जाए कि ज्यादातर शैम्पू और कंडीशनर जिसमें कि केमिकल्स होते हैं बाल को नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाते हैं जी। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शैम्पू चूज करने से पहले ये जरूर पढ़ें उसके लेबल में कि क्या वो सल्फेट फ्री है, क्या वो पीपीडी फ्री है, पीपीडी यानी पैराफिनाल्डिहाइड। ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हर शैम्पू में आपको मिलेंगे, क्योंकि इनका काम है बिना सल्फेट के झाग नहीं बनता है। और एक आम आदमी का एक गलत मिथ होता है कि जब तक मेरे शैम्पू में मेरा झाग नहीं बना, इसका मतलब मेरा सर अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जरूरी नहीं है कि आपका शैम्पू बहुत झाग बनाए तभी वो अच्छा है। इनफैक्ट अगर वो बहुत झाग बना रहे हैं तो उसका सल्फर कंटेंट हाई है। तो लुक फॉर शैम्पूज जिसमें लेबल हो कि दिस इज सल्फेट फ्री, दिस इज पीपीडी फ्री। उसके बाद भी अगर वो पर्टिकुलर शैम्पू आपको नहीं सूट कर रहा है, देन शिफ्ट टू अ मेडिकेटेड शैम्पू जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स हो जो आपको हेल्प करे। जैसे कि एक डैंड्रफ के पेशेंट के लिए शैम्पू अलग होगा, एक ड्राई हेयर के पेशेंट के लिए शैम्पू अलग होगा, फ्रीजी हेयर वालों के लिए शैम्पू अलग होगा, और ऑयली वालों के लिए शैम्पू अलग होगा। लोग हेयर कलर का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है उसमें भी केमिकल होते हैं, हालांकि सभी ऑर्गेनिक होने का दावा करते हैं। उससे कितना नुकसान होता है बालों को? का नुकसान होता है कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हेयर डाई डर्मेटाइटिस डायग्नोज्ड मेडिकल टर्म, जिससे बहुत ज्यादा लोग पीड़ित होकर सीधा ओपीडी नहीं इमरजेंसी पहुंचते हैं हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि हेयर डाइज में एक कंपोनेंट होता है अमोनिया, जो कि आप लोगों ने सबने सुना होगा,
और एक कंपोनेंट होता है पीपीडी, पैराफिनाइल्डिहाइड। ये दो चीजें हैं, ये अगर नहीं रिएक्ट करनी होती तो नहीं रिएक्ट करती, लेकिन जब रिएक्ट करती हैं तो इस सिवियरिटी के साथ रिएक्ट करती हैं कि पेशेंट ब्रेथलेसनेस के साथ सीधा इमरजेंसी में भी पहुंच सकता है। ऐसा हम बहुत बहुत कॉमनली, मतलब आई मीन डेली के बेसिस पे ये देखते हैं कि हेड आई डेर्मेटाइटिस, हेड आई रिएक्शंस के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो पहली बात तो यूज हेयर कलर्स जिनमें पीपीडी और अमोनिया दोनों ही नहीं हो। दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी एलर्जी रही, हाँ दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने कलर यूज किया उसके बाद मेक श्योर कि आप धूप में ना निकले, क्योंकि पीपीडी और अमोनिया का धूप के साथ इमीडिएट रिएक्शन होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्शन हो, बहुत से लोग डेली बेसिस पे डाई यूज करते हैं, उनको कोई रिएक्शन नहीं हो, लेकिन जब होता है तो वो इतना सिवियर होता है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है बी सेफ रादर देन सॉरी, मतलब पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करें। डाई जरूरी है, आदमी सफेद बालों के साथ नहीं रहना चाहता है, कॉन्शियस फील करता है, बट लुक फॉर ब्रांड जिनमें पीपीडी और अमोनिया नहीं है। जैसा कि आपने कहा, बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं जी मैं तो कलर यूज ही नहीं करता, मैं तो मेहंदी यूज करता हूँ, वो तो नेचुरल है। मैं बैठ के ओपीडी में देखती हूँ ऐसे बहुत मेहंदीज भी ऐसी हैं जिनमें वो केमिकल्स डले होते हैं, तभी पेशेंट को इतना सिवियर रिएक्शन होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता अगर वो इतनी नेचुरल हो तो। सैलून हेयर ट्रीटमेंट जो होता है वो कितना सेफ और इफेक्टिव होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए सैलून हेयर ट्रीटमेंट्स में आजकल हर तरीके के, तो जहां तक हेयर केयर की बात है कि मतलब वो सिर्फ आपकी स्ट्रैंड्स पे, बालों की लेंथ पर काम कर रहे हैं विद डिफरेंट प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, जैसा कि केराटिन या सिस्टीन, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट्स है जो आपकी हेयर की लेंथ पे काम कर, वो ठीक है। लेकिन आजकल बहुत ही ऐसे प्रोसीजर्स और सैलून में होने लग गए जो कि होने नहीं चाहिए, जैसे कि पीआरपी और मेसोथेरेपी, जो कि एक डॉक्टर की गाइडेंस में किसी मेडिकल क्लिनिक या हॉस्पिटल में होना चाहिए। वो सब भी सैलून में शुरू हो गए हैं, जिनकी मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि वहां पे पेशेंट का ब्लड निकाला जा रहा है एक सैलून में, और वो ब्लड निकाल के उसके ग्रोथ फैक्टर्स स्कैल्प में इन्फ्यूज किए जा रहे हैं, विच इज कम्प्लीटली नॉट ओके, क्योंकि उसमें आपको रिएक्शंस हो सकते हैं। जब सैलून में रिएक्शन होगा तो उस टाइम उसको मैनेज करने के लिए वहां पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। दूसरी बात, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट सैलून में हो सकते हैं जैसे कि केराटिन, सिस्टीन, हेयर बोटॉक्स, वो ट्रीटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन अगेन स्ट्रैंड पे, जब भी आप अपने स्कैल्प के लिए कोई ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर वो पार्लर या सैलून वाला आपको सजेस्ट ना करे, बल्कि एक डॉक्टर सजेस्ट। तो अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है या डॉक्टर अगर हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर इम्प्लांट करता है तो क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है या कुछ महीने बाद वो फिर से पुराने स्थिति में आ जाएगी? नहीं जी, अगर आपकी इंडिकेशन सही टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराया है तो वो परमानेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं किशोर जी ट्रांसप्लांट की। एक होती है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग एफयूई बोलते हैं। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। अब प्रॉब्लम क्या होती है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली हम लोग की, सब जो नॉर्मल आदमी है उसकी पॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई वो क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आदमी क्या करता है, जैसे वो देखता है कि उसको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वो सीधा पहुंच जाता है कि कहाँ सबसे सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, और वो उठा के उसको करा कर आ जाते हैं। फिर 6 महीने बाद कभी उसको रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कभी बस से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये बात समझना है कि हेयर ट्रांसप्लांट हर केस में सक्सेसफुल नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपका हेयर लॉस किस वजह से हुआ है। एक होता है हार्मोनल हेयर लॉस, यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट 100% सक्सेस। बट ऐसे बहुत एलोपेशियाज हैं, जो कि एलोपेशिया एरियाटा या फिर ऑटोइम्यून हेयर लॉसेस, वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो आप डॉक्टर से पूछ कर जाइए कि क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, या मेरे केस में वो परमानेंट होगा या नहीं। ये आपको सैलून वाला नहीं बता पाएगा, एक डॉक्टर ही बता। आजकल ये भी देखा जाता है कि बहुत से कम उम्र में लोगों को वो देखा गया है कि वो गंजेपन की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं उनके, और बहुत से मामले जेनेटिक भी होते हैं। क्या इसका सल्यूशन है या जो जेनेटिक केस है वो उसका कोई इलाज नहीं है? जी जी, जो जेनेटिक केस है ये वही केस है जिसकी अभी मैं बात कर रही थी किशोर जी, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये मर्दों में भी होता है, फीमेल में भी होता है, ये जेनेटिक ही हॉर्मोन्स की वजह से होता है। तो इस केस में इलाज मुश्किल बहुत है, लेकिन आप अर्ली टाइम पे अगर शुरू कर दो तो इलाज है, और बिल्कुल लोग गज्जेपन से बच जाते हैं। तो बेसिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को हम लोग ग्रेड वाइज कैटेगराइज करते हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ये ग्रेड अगर 1 और 2 के बीच में अगर आपने शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया
कि भाई मेरी तो फैमिली हिस्ट्री भी है, मेरे पापा मामा चाचा भाई कोई ना कोई पूरी तरीके से बॉल्ड है, गंजे हैं, और आपने शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया कि अब मेरे भी आगे से मार्जिन और बीच से थोड़ा खालीपन आने लग गए, दैट इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट ट्रीटमेंट। तो उसमें दो ऐसी दवाइयां हैं जो आज की डेट में हमारी बहुत मदद कर रही है, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड। अगेन एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर सही क्वांटिटी में, सही डोज में, सही ड्यूरेशन में अगर ये ली जाए तो एंड्रोजेनेटिक यानी हार्मोनल लॉस कंप्लीटली रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पर आकर किसी डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं हेयर लॉस के बाद, तब फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय हेयर ट्रांसप्लांट के, वो भी हर केस में नहीं, कुछ केसेस में सक्सेसफुल। क्या जो नेचुरल हेयर लॉस है, जैसे 60 एज के बाद हेयर लॉस होते हैं उम्र के बढ़ने के साथ, क्या उसमें भी संभव है उसका इलाज? अगेन मैं ये बोलूंगी कि फिर हम कैटेगराइज करेंगे कि ये 60 के बाद वाला जो है ये कौन सा है। अगर ये वही हार्मोनल लॉस जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो कि आमतौर से मर्दों में पहले आगे से शुरू होता है, आगे से उनकी जो हेयर लाइन है वो पीछे जाना शुरू होती है और फिर सेंटर पे पैच आता है, अगर ये वो केस है तो बहुत मुश्किल है एक हायर एज पे इसको ट्रीट करना। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी ट्रांसप्लांट की एफिकेसी भी मुश्किल होती चली जाती है। बट अगर ये किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रहा है, मान लीजिए बहुत ऐसे मैंने एजेड लोग भी देखे, एजेड फीमेल्स, इनको पता भी नहीं है कि उनकी बॉडी में आयरन इतना कम है कि उनका जब मैं ब्लड टेस्ट कराती हूँ तो सीधा 4 या 5 हीमोग्लोबिन निकलता है। मतलब उन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं होता है कि ये भी एक कॉज हो सकता है। उस केस में तो जैसे ही आप जिस चीज की कमी है वो रिप्लेस करो तो इट इज कम्प्लीटली क्यूरेबल। एक आखिरी सवाल आपसे, बाल में कौन सा तेल लगाएं, इसका चयन कैसे करें? सबसे ज्यादा सेफ और सबसे अच्छा कौन सा होता है? सबसे ज्यादा सेफ अगर आप पूछेंगे तो वो है कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स में भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू बहुत ही माइल्ड है, तो वो हर टाइप में फिट बैठ जाती है, ड्राई हो या ऑयली हो सूट कर जाता है। द मोमेंट हम मस्टर्ड यानी सरसों के तेल और जैतून की तेल की तरफ आते हैं, ऑलिव ऑयल, तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सब में नहीं सूट करते और हर सीजन में नहीं सूट करते। मैंने ऐसे कितने कितने पेशेंट्स देखे या कितने छोटे बच्चे देखे जिनको किशोर जी गर्मी में जो है वो उनकी माँ और दादियाँ जो है वो खूब सरसों और जैतून से मसाज करवा करवा के लाती हैं और गर्मी में उनका पूरा फेस और बदन घमौरी से भर जाता है। तो बच्चों में स्पेसिफिकली लाइट ऑयल यूज करें, कोकोनट ऑयल यूज करें, उसकी फ्रीक्वेंसी कम रखें। ये एक मिथ है कि हमें रोज तेल लगाना है, नहीं, बॉडी की इतनी रिक्वायरमेंट ना सिर की होती है ना स्किन की कि हमें रोज तेल लगाना है। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा तेल मसाज करेंगे तो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि डैंड्रफ भी शुरू हो जाएगी और कभी कभी मुहासे भी शुरू हो जाएगी। तो यूज करें ऑयल, बट उसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 बार या 2 बार काफी होती है। इनफैक्ट पूरी रात तेल रखना सिर में हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं, क्योंकि जब आप पूरी रात सिर में ऑयल लगाकर सोते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑयल तो आपके फेस पे ड्रिप करेगा ही करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि ना करें, फिर मुहासे शुरू होंगे। तो पहली चीज ये कि फ्रीक्वेंसी कम रखें, कोई सेफ ऑयल रखें, कोई लाइट वेट ऑयल रखें जैसे कि नारियल तेल। और दूसरी चीज, उसको पूरी रात ना लगाकर रखें, 2-3 घंटे लगाकर उसको वॉश कर। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया जी, डॉक्टर शाजिया जैदी, आपने बहुत ज्यादा समय दिया हमें और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हम सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।